अनिरुद्ध ने एक नज़र कनिका को देखा तो कंफ्यूज हो गया। वह सोचने लगा, आखिर ये लड़की यहाँ कैसे। कनिका ने अनिरुद्ध को बॉस की कुर्सी पर बैठे देख वही सम्मान दिया जैसे वो उसके बॉस को देती है, और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। अनिरुद्ध, वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए क्या काम है। कनिका, जी ये केबिन तो पहले। वह अभी पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि अनिरुद्ध ने कहा, हाँ उन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है। अब मैं उनकी पोस्ट पर अपॉइंट हुआ हूँ, तो कहिए कुछ काम है तो। कनिका अब अनिरुद्ध से क्या कहती, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बस चेहरे पर बनावटी स्माइल दिखाते हुए थैंक यू कहकर वहां से चली गई। केबिन के बाहर आते ही उसने तनु को पकड़ा और बोला, तेरी बात सच हो गई, अब हम क्या करें। तनु, करना क्या है, एक बॉस ही सहारा थे, वह भी जॉब छोड़कर चले गए, कल नहीं जा सकते थे क्या। कन्नू, एक काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे देते हैं, अगर बुलाएंगे तो फिर से इंटरव्यू दे देंगे, क्या जाएगा। तनु, सही कहती है, चल फिर यही करते हैं। इसी तरह बातें करते हुए वह वहां से चली गई। केबिन में बैठा अनिरुद्ध सोचे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था बार बार ये लड़की उससे क्यों टकराती है, क्या यही उसकी डेस्टिनी है। अनिरुद्ध के जहन में अब कनिका का चेहरा जैसे बस चुका था। वह जैसे ही आंखें बंद करता, सामने कनिका का चेहरा आ जाता। अभी वह आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा ही था कि सामने से माया आई और कहने लगी, अनिरुद्ध चलो कुछ प्लेसमेंट असाइन करते हैं। अनिरुद्ध, जो बैठे बैठे कनिका को सोच रहा था, वह अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुर्सी से उठा और माया के साथ चलते बना। कुछ देर बाद वह एक रूम में गए जहां 4 कुर्सियां लगी हुई थीं। बीच वाली दोनों कुर्सी पर माया और अनिरुद्ध बैठ गए और उनके आसपास कंपनी के 2 अन्य सहयोगी बैठ गए। अब माया ने कहा, तो अनिरुद्ध, फर्स्ट इंटरव्यू किसका। अनिरुद्ध के सामने रखी लिस्ट में से नाम पढ़ा और कहने लगा, किसी का भी इंटरव्यू ले लो माया। माया, अच्छा तो फिर इस लड़की को बुलाते हैं, क्या नाम है। कनिका राठी। नाम सुनकर अनिरुद्ध थोड़ा उत्साहित होकर बोला, हाँ ठीक है बुला लो। इतना कहकर माया ने बगल में बैठे उस लड़के को नाम बताया। उसने जाकर ऑफिस के बाहर नाम अनाउंस किया। कनिका अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसके पास बैठी तनु ने उसको बेस्ट ऑफ लक कहा। कनिका अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस में दाखिल हुई। आखिर एक बार फिर अनिरुद्ध ने कनिका को देखा, दोनों की आंखें टकराईं और कनिका ने शर्माकर पलकें झुका लीं। जल्द ही वह अनिरुद्ध के सामने वाली चेयर पर बैठी थी। माया ने सवाल दागा और कनिका से उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगी। कनिका ने उन सवालों के जवाब बखूबी देते हुए वहां बैठे हर एक शख्स को इम्प्रेस कर दिया। माया के अगला सवाल करने से पहले अनिरुद्ध ने उसे टोकते हुए कहा, माया तुम कभी मिलन कैफे गई हो। मिलन कैफे का नाम सुनकर कनिका ने अपनी आंखें चुराते हुए जोरों से मींच लीं, जैसे वो मन में कह रही हो, अब बुरे फंसे। माया ने अनिरुद्ध के सवाल का जवाब दिया और कहा, नहीं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, वहाँ का कॉर्न सूप और चीज सैंडविच बहुत ही टेस्टी होते हैं, आई लव्ड इट। इतनी तारीफ सुनकर माया से रहा नहीं गया। उसने कहा, अच्छा अगर इतना टेस्टी है तो हम दोनों साथ में चलते हैं, चलो क्या कहते हो। अनिरुद्ध, बिल्कुल, तो बताओ कल चलते हैं। कनिका उन दोनों की बातें सुन रही थी। माया को ये थोड़ा अजीब लगा। अब उसने कनिका का इंटरव्यू समाप्त किया और उसे जाने के लिए कह दिया। कनिका वहां से उठकर चल दी। फिर ऐसे ही एक एक करके सभी लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे। लगभग शाम के 5 बजे एक लिस्ट वेटिंग हॉल में लगी जिसमें कनिका को असाइन कर दिया गया था, लेकिन तनु, उसे तो जॉब ही नहीं मिल पाई थी। कनिका का इसमें कोई दोष न था, फिर भी वह पछतावा करते हुए नहीं थक रही थी। उसे निराशाजनक स्थिति में देखकर तनु ने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वह तो जैसे अपनी बेटी का साथ छोड़ने को रेडी ही नहीं थी। तनु, कोई बात नहीं यार, ये सब चलता है, तू मेरी वजह से जॉब क्यों छोड़ रही है। कन्नू, यार मैं तेरे बिना कुछ नहीं, अगर तू जॉब नहीं करेगी तो मैं भी छोड़ दूंगी। कनिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। तनु उसके फैसले से खुश नहीं थी। कुछ सोचकर तनु ने कहा, फिर कंपनी के पैसों का क्या। कन्नू, उसका कुछ तो करेंगे, पर अभी तू बस घर चल, मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। तनु, ठीक है, पर अपना दिमाग ठीक कर यार, कोई बात नहीं, होता है ये सब, जिंदगी है। तनु ने बहुत समझाया, पर कन्नू ने एक बात न सुनी। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था, सो तनु उसे घर ले आई।
दोनों सहेलियां घर आकर बैठे बैठे अपनी नई नौकरी की तलाश में आगे के प्लान्स बना रही थीं। तभी कन्नू के पापा का कॉल आया। पापा। कन्नू बेटा कैसी है तू? कन्नू अच्छी हूँ पापा, अभी ऑफिस से आई हूँ। आप बताओ दीप कैसा है और कब घर आने वाला है? पापा डॉक्टर ने उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, कुछ खास जांच करने के बाद उसे परसों डिस्चार्ज कर देंगे। वो तेरे बारे में पूछ रहा था। कन्नू हाँ पापा, उससे बोलो मैं आ रही हूँ और आप सभी से कुछ जरूरी बातें भी करना है। कन्नू ने अपने पापा से बात करके फोन रखा। शाम हो चुकी थी। कनिका को अपने भाई से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। इस बात को तनु अच्छी तरह से समझ सकती थी। अब तनु ने कहा चल फिर पहले हम दोनों हॉस्पिटल होकर आ जाते हैं। कन्नू हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वहां जाकर पापा मम्मी से जॉब को लेकर कुछ बात भी कर लूंगी। तनु मैं सोच रही थी कि अभी दीप के घर आ जाने के बाद तू अंकल आंटी से बात कर, वरना वो और फिक्र करेंगे। कन्नू तू ठीक कह रही है, पर ये सब छुपाना सही नहीं होगा। तनु कभी कभी अपनों की भलाई के लिए हमें सच छुपाना पड़ जाता है। फिर जैसी तेरी मर्जी, अब जल्दी चलें या फिर यहीं रहना है? मुस्कुराते हुए कनिका ने अपना बैग उठाया और दोनों सहेलियां स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल की ओर चल दीं। अभी वह हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची ही थीं कि डॉक्टर देवेंद्र का फोन कनिका के पास आया, जिसको सुनकर कनिका ने कहा हाँ डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। दीप से मिलने के बाद आपके पास आती हूँ। इतना कहकर कनिका ने फोन रख दिया। तनु ने पूछा क्या हुआ, क्यों फोन किया उन्होंने? कन्नू पता नहीं, बस कह रहे थे कि कुछ जरूरी बातें करना है। तनु और कन्नू तब तक हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके थे। वह सीधे दीप से मिलने जनरल वार्ड की ओर मुड़ी। दीप को होश आ चुका था, लेकिन अभी भी वह पलंग से उठने में सक्षम नहीं था। डॉक्टर ने उसे ज्यादा बातें करने से मना किया था, जिसकी वजह से वह बस इशारों में बातें कर रहा था। दीप ने अपनी बहन को देखा तो खुशी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर कनिका की आंखों में आंसू थे। वह बोली अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर कभी तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरी दीदी का प्रॉमिस है। कन्नू की बातें सुनकर दीप फिर मुस्कुराया। पास ही खड़ी मम्मी ने कहा एक बड़ी बहन का फर्ज बहुत खूब निभाया है तूने, ना जाने कैसे सब मैनेज कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए तनु ने तुनक कर कहा आंटी आपकी बेटी के पास जादू की छड़ी है, घुमाते ही काम हो जाता है। मम्मी के पास खड़े पापा ने कहा हाँ, और वो जादू की छड़ी तू है। क्यों तनु? सब हंस पड़े। पलंग पर लेटा हुआ दीप भी मुस्कुरा रहा था। अब पापा ने कहा क्या बात थी जो तुझे हमसे करनी थी? कन्नू ने कुछ सोचा और फिर तनु की ओर देखकर कहा कुछ नहीं पापा, वो मैं हॉस्पिटल आ रही थी ना, तो मुझे डॉक्टर देवेंद्र का फोन आया, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। एक काम करती हूँ, आप सब बातें करो, मैं डॉक्टर देवेंद्र से मिलकर आती हूँ। पापा समझ गए कि कनिका कुछ तो झूठ बोल रही है। वह उनको बातों में बहला रही है, लेकिन उन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा। अब कनिका तनु को वहीं छोड़ अकेले लिफ्ट की तरफ बढ़ ली। उसने 9th फ्लोर का बटन दबाया और जल्दी ही वह उस बिल्डिंग के 9वें माले पर पहुंच चुकी थी। उसने लिफ्ट से बाहर निकलते ही डॉक्टर देवेंद्र को फोन किया। फोन पर डॉक्टर देवेंद्र ने कहा देखो कनिका, मैं तो अभी ऑफिस में नहीं हूँ, एक काम करो तुम इस तरफ सीधे चली आओ, मैं बाहर नर्स को पहुंचाता हूँ, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगी। कनिका ओके डॉक्टर साहब, ये कहते हुए उसने लिफ्ट से सीधे सीधे डॉक्टर के बताए हुए दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ा आगे बढ़कर उसने देखा वहां बहुत सारे पेशेंट के लिए बड़ी लग्जरी व्यवस्थाओं वाले अलग अलग मेडिकल रूम्स हैं। हर रूम के बाहर पारदर्शी कांच से कनिका अंदर का नजारा देख पा रही थी। तभी सामने नर्स की ड्रेस में एक लड़की आकर खड़ी हुई और कनिका को देखकर बोली आप कनिका हैं? कनिका जी। नर्स इस तरफ आइए, डॉक्टर देवेंद्र इधर हैं। जल्दी ही कनिका नर्स के पीछे पीछे चल पड़ी। नर्स उन्हें एक प्राइवेट मेडिकल रूम में ले गई, जहां एक बुजुर्ग आदमी बेड पर बेहोश सोया हुआ था। डॉक्टर देवेंद्र उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे। नर्स कनिका को रूम में लेकर पहुंची। डॉक्टर देवेंद्र ने उसको देखकर कहा ओह कनिका, तुम आ गई। कनिका उस प्राइवेट मेडिकल रूम की सुख सुविधाओं को नजर घुमा घुमा कर देख रही थी। उसने डॉक्टर देवेंद्र की बात सुनी और कहा जी डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात थी? डॉक्टर देवेंद्र ने कहा आओ रूम से बाहर चलते हैं, मेरा काम बस खत्म ही हो गया है। फिर कनिका और डॉक्टर देवेंद्र रूम से बाहर आए। अब डॉक्टर ने कहा देखो कनिका, मुझे तुमसे दीप को लेकर कुछ बातें करनी है।
कनिका थोड़ी घबरा गई और बोली, क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, देखो कनिका, जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल की सर्जरी से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच गई, लेकिन भविष्य में ये प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। कनिका, फिर इसका क्या उपाय है। डॉक्टर, उपाय है एक और सर्जरी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। कनिका कुछ सोचकर बोली, लगभग कितने पैसे। डॉक्टर, लगभग 5 से 10 लाख तक, बाकी मैं और देख कर बता पाऊंगा। पैसों के बारे में जानकर कनिका बिल्कुल मायूसी हो गई। वह सोचने लगी, इतने पैसों का जुगाड़ वह कहाँ से कर पाएगी। अभी के ही इलाज के पैसे कंपनी को चुकाना बाकी है, फिर ये एक और ऑपरेशन के लिए पैसे वह कहाँ से लाएगी। उसने डॉक्टर को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, डॉक्टर, ये ऑपरेशन कब तक हो पाएगा। मेरा पूछने का मतलब है कि कितने समय बाद। डॉक्टर ने कहा, अप्रोक्स 4 से 5 महीने बाद, लेकिन वह डिपेंड करता है तुम्हारे भाई की सिचुएशन पर। अगर कंडीशन अच्छी रही और भगवान ने चाहा तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कनिका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें बढ़ती जा रही थीं। वह बस लगातार सोचती जा रही थी। डॉक्टर देवेंद्र ने उसके हाव भाव को भली भांति समझ लिया। वह बोले, परेशान क्यों होती हो कनिका, मैं जानता हूँ तुम सोच रही हो पैसों की व्यवस्थाओं को लेकर। कनिका, हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैंने इस ऑपरेशन के लिए कंपनी से पैसे लिए थे, वो भी अभी चुकाना बाकी है। उस पर आप एक और ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। फिर अभी तो मेरी नौकरी का भी कुछ अता पता नहीं, तो फिर ये सब कैसे मैनेज करूंगी। डॉक्टर, अगर ऐसा है तो मैं एक हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी, पर पता नहीं तुम वो जॉब करोगी या नहीं। कनिका, आप एक बार बताएं तो। डॉक्टर, ये देख रही हो, ये जो पेशेंट है किसी दुर्घटनावश ये कोमा में चले गए थे। हम इनको 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज करने वाले थे, लेकिन इनके बेटे के फोर्स करने पर हम इन्हें जल्दी यहाँ से घर भेज देंगे। नर्स के साथ साथ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनकी देखभाल ठीक तरह से कर सके। पार्टी बहुत पैसे वाली है तो सैलरी भी ज़्यादा ही होगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को। कनिका ने कुछ सोचकर कहा, लगभग कब तक मुझे ये काम करना होगा। डॉक्टर, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसकी ये शर्त होगी कि जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता तुम अपना वर्क छोड़ नहीं सकती। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए ये सुझाव दे रहा हूँ। कनिका, क्या वह मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दे पाएंगे। डॉक्टर, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा काम देखकर। कनिका, तो फिर मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ। आप बताइए कब से मुझे अपॉइंट करना है। डॉक्टर, हम मरीज को कल उसके घर शिफ्ट करेंगे, लेकिन मैं बता दूं तुम्हें, हॉस्पिटल के बताए अनुसार ही सारा कार्य करना है। नर्स वहां सुबह शाम आ जाया करेगी। तुम्हें इनकी दवाइयों से लेकर इनके खान पान और इनका मनोरंजन और अन्य चीज़ों को अच्छे से ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर तुम्हें एक ऐसा खुशनुमा माहौल बनाना होगा जिसमें मरीज की सेहत में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार आए। तुम ये सब तो कर पाओगी ना। कनिका, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, मैं ये सब कर लूँगी। डॉक्टर, गुड, तो कल इस एड्रेस पर चली जाना और मेरा नाम बता देना। डॉक्टर ने एक कार्ड कनिका के हाथों में थमाया। कनिका के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उजागर हुई। वह डॉक्टर को धन्यवाद करके वापस लिफ्ट से नीचे जनरल वार्ड की तरफ आ गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह सोच रही थी कि चलो, भगवान ने कहीं से तो रास्ता बनाया इस मुसीबत से लड़ने का। यही सब सोचते हुए वह अपने पापा मम्मी के पास आ गई। तनु ने उसे देखकर समझ लिया कि कोई ना कोई बात है। पापा ने उसके आते ही सवाल किया, क्यों बुलाया था डॉक्टर देवेंद्र ने। कनिका ने पल भर कुछ सोचा, फिर बोली, वो पापा, डॉक्टर देवेंद्र को मैंने परसों कॉल किया था ना चेक को लेकर, तो उसी के बारे में पूछने के लिए बुला रहे थे। पापा को संतोष हुआ और अब तनु बोली, तो आंटी आप चलिए ना साथ में, हम दोनों के कब तक यहीं रहोगी। फिर अंकल जी भी तो हैं दीप के साथ, वो देख लेंगे। आप क्यों परेशान होती हो। मम्मी, भला अपने बच्चों के लिए कोई माँ परेशान हो सकती है। मैं अगर जाने की कोशिश भी करूं तो भी मेरा स्नेह ममत्व ये गवारा नहीं करेगा। दीप मेरा बेटा है, उसके लिए कुछ भी। तुम दोनों जाओ, मैं दीप के साथ ही घर आऊंगी। माँ ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। दोनों ने जल्द ही विदा ली। किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए कन्नू ने अपने पापा से कहा कि उसे फ़ोन लगाए। पापा ने बड़े ही प्यार से अपनी बच्ची के सर पर हाथ फेरा और दोनों वहां से निकल गईं। स्कूटी से घर की ओर जाते हुए रास्ते में एक पार्क पड़ता था।
कनिका ने उसके पास से गुजरते हुए तनु को रोका और कहा, तनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चल कुछ देर पार्क में बैठकर बिताते हैं। तनु ने ओके कहा और पार्क के सामने स्कूटी लगाई और दोनों पार्क की एक बेंच पर जा बैठे। अब कनिका ने तनु को पूरी बातें बताईं जो डॉक्टर ने कनिका से कही थी। सारी बातें सुनने के बाद तनु बहुत खुश हुई और कहने लगी, पागल, ये तो बहुत खुशी की बात है। देख, मैं कहती थी ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। कन्नू, हाँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जैसे इसकी टोपी उसके सर पर घुमा रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा यार। तनु ने कन्नू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं कन्नू, सब ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत ना हारना। ये कहते हुए उसने पार्क में खड़ी सॉफ्टी के ठेले को देखकर बोला, चल आजा सॉफ्टी खाते हैं। कन्नू, नहीं यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तन्नू, तेरा मूड तो कभी नहीं होता, चल चुपचाप मेरे साथ। इतना कहते हुए तनु कनिका को हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ सॉफ्टी के ठेले तक ले आई। अनिरुद्ध अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। वह कनिका के ख्यालों में कहीं गुम था। उसके सामने टेबल पर रखी लिस्ट में से कनिका का नाम पढ़कर वह सोच रहा था कि आखिरकार कल से हम दोनों साथ होंगे। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे दिल में उठते तूफानों को बताना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर क्या सोचता हूँ। वह यही सब सोचे जा रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉलर आईडी पढ़कर फोन उठाया और कहा, हाँ डॉक्टर, बोलिए क्या हुआ। उधर लाइन पर डॉक्टर देवेंद्र थे। उन्होंने कहा, जैसा कि आपने कहा था, हमने एक मेड का इंतजाम कर दिया है। हम कल ही अंकल को घर पर शिफ्ट कर देंगे। वो ही अब से अंकल के खाने पीने से लेकर उनकी दवाई और उनकी जरूरी चीजों का ध्यान रखेगी। अनिरुद्ध, वो भरोसेमंद तो है ना। मेरा कहने का मतलब है, कहीं वो पापा की देखभाल की जगह कुछ और। डॉक्टर, अरे नहीं नहीं मिस्टर अनिरुद्ध, वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार है। आप एक बार उनसे मिलकर देख लीजिए, आपको खुद महसूस होगा। फिर अगर आपको लगे तो आप खुद ही उनसे मना कर दीजिएगा, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अनिरुद्ध, जी ठीक है डॉक्टर, फिर कल मिलते हैं। सुबह के 7 बज चुके थे। आज कनिका को अपनी नई नौकरी पर पहुंचना था। वह झटपट तैयार होकर अपना पर्स टांग कर घर से निकल गई। उसने घड़ी में देखा तो लगभग 9 बजा रही थी। उसे डॉक्टर देवेंद्र के दिए हुए पते पर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था, क्योंकि आज तनु की स्कूटी नहीं थी। जाते जाते वह अपने पड़ोसी मिलन और तनु से मिलते हुए गई। चूंकि तनु पहले से ही सारी बातें जानती थी, लेकिन मिलन ने तनु पर सवाल उठाया, क्यों, वो अकेले ही ऑफिस जा रही है, तुझे नहीं जाना क्या। तनु ने बेफिक्र होकर जवाब दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मिलन सुनकर चौंक गया और बोला, तो फिर कनिका अकेली ही जॉब करेगी। तनु, हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मिलन ने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, नहीं, परेशानी कोई भी नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो तू कहीं दूसरी जगह जॉब देखेगी या ऐसे ही जॉबलेस रहने का इरादा है। मिलन ने टोंट मारते हुए कहा, तनु, क्या भाई, माँ देखो ना, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ मेरी जॉब छूटे और भाई मुझे ताना मारने लगा। माँ, अब बस करो तुम दोनों, चलो नाश्ता कर लो। दोनों ने माँ की बातों को माना और वहां से चल दिए। सुबह के लगभग 9 बज चुके थे। अनिरुद्ध सुबह सुबह हॉस्पिटल जाकर पापा को ले आया था। उसने रात में ही सोमा काका से कहकर पापा के लिए बेडरूम व्यवस्थित करवा लिया था। अभी फिलहाल के लिए पापा के साथ डॉक्टर देवेंद्र ने एक जेंट्स कंपाउंडर को भेजा था, लेकिन जल्दी ही वह भी वापस जाने वाला था। अनिरुद्ध के पापा को होश तो आ गया था, लेकिन उनकी याददाश्त पर उस बीमारी का ज्यादा गहरा असर हुआ था। उन्होंने जैसे अपनी भावनाएं खो दी थीं। अनिरुद्ध जब उन्हें पापा कहकर पुकारता था तो उनके मुख पर कोई संवेदना नहीं उभरती थी और न ही कोई भाव प्रकट होते थे। वह बस गैरों जैसा व्यवहार कर रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देने से मना किया था। इस वजह से अनिरुद्ध भी अपने पापा को कुछ याद दिलाने में ज़्यादा फोर्स नहीं करता था। वह खुश था, कम से कम उसके पापा ठीक तो हो गए। अब केवल उन्हें आराम की जरूरत है, यही उसके लिए काफ़ी था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध अपने पापा को सोमा काका और उस कंपाउंडर की मदद से घर के अंदर ले आया। फिर उन्हें बेडरूम में सुलाकर वह कुछ देर उनके पास ही बैठ गया। सोमा काका ने अनिरुद्ध से कहा, अनी बाबा,
आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। आप जाइए, मैं बड़े मालिक की देखभाल कर लूंगा। अनिरुद्ध ने घड़ी में समय देखा और बोला, हाँ काका, एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। एक नई मेड आने को होगी और उसके आने के बाद ये कंपाउंडर चला जाएगा। वो पापा की देखभाल कर लेगी। बस आप घर का ख्याल रखिएगा। सोमा काका, हाँ आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर अनिरुद्ध अपने पापा के बेड के पास से उठकर घर के बाहर चला गया। जल्दी ही वह कार से ऑफिस की तरफ निकल गया। उसकी कार के जाते ही बंगले के सामने कनिका खड़ी थी। बाहर खड़े चौकीदार से उसने पूछा, ये जायसवाल निवास है ना? चौकीदार, आपको किनसे मिलना है मैडम? कनिका, जी मेरी आज से यहाँ पर ज्वाइनिंग है। आपके मालिक की तबीयत खराब है ना, उनकी देखभाल के लिए। चौकीदार ने कुछ सोचकर कहा, अरे हाँ, अनी बाबा ने बताया था आपके बारे में। हाँ हाँ, आप अंदर आइए। चौकीदार ने दौड़कर बंगले का गेट खोला और कहने लगा, आप अंदर जाइए, आपको सोमा काका मिलेंगे, उनको बता दीजिएगा, वह आपको बड़े मालिक से मिलवा देंगे। वह अभी ही आए हैं हॉस्पिटल से। कनिका, जी धन्यवाद। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बिटिया। फिर कनिका वहां से चल दी। वह सोचने लगी, चलो भले ही आज लेट हुए तो क्या, शुरुआत तो अच्छी हुई। वह जल्द ही दरवाजे पर खड़ी थी। डोरबेल बजाई तो किसी ने गेट खोला। वह सोमा काका थे। अब कनिका ने कहा, जी मैं अंकल की देखभाल के लिए। सोमा काका ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ आओ बिटिया, तुम्हारा ही इंतजार था। अनी बाबा ने बताया था कि तुम आओगी। कनिका मन ही मन बुदबुदाई, अनी बाबा। फिर बोली, शायद आप सोमा काका हैं ना? अपना नाम सुनकर सोमा काका ने हामी भरी और जल्द ही उसे बेडरूम की तरफ ले आए, जहां सोमेश अर्थात अनिरुद्ध के पापा सोए हुए थे। उनके पास ही वह कंपाउंडर भी था, जो कनिका के आते ही डॉक्टर देवेंद्र से बात करके वहां से जाने को तैयार था। जाते जाते उसने कनिका को सारी बातें समझा दी और साथ में उनकी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और दवाई देने का समय भी बता दिया। कनिका माहौल में घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह सोमा काका की तरफ मुड़ी और कहने लगी, काका घर तो बहुत सुंदर है अंकल का, आंटी कहाँ है? सोमा काका ने अफसोस जताकर कहा, वो इस दुनिया में नहीं रही बेटा। ये घर उनकी ही यादों की निशानी है, जिसको बड़े मालिक संभाले हुए हैं। कनिका को सोमेश अंकल का दर्द समझ आया। उसने गौर किया कि जैसे ही उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा, अंकल के हाथों में हरकत सी होने लगी, यानी कि वह सोए नहीं थे, बस आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे थे। अब कनिका ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, काका किचन कहाँ है? सोमा काका, बेटा उस तरफ, पर मुझे बताओ कुछ काम हो तो मैं कर दूंगा। कनिका, नहीं काका, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही आगे से सारी बातों का ख्याल रखूंगी। कनिका ने सोमा काका की बात बिल्कुल नहीं मानी। सोमा काका ने उसे किचन दिखा दिया और कहा, कुछ काम हो तो बुला लेना बिटिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा आपसे काम करवाते हुए। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, काका ये मेरी नौकरी का हिस्सा है और मैं अपना काम भला आपको कैसे दे सकती हूँ। कनिका मुस्कुराई और अंकल के लिए सूप बनाने के लिए किचन की तरफ चल दी। उसने जल्दी ही से सूप बनाया और अंकल को उठाया। पहली बार में सोमेश ने कनिका की बातों को अनसुना कर सोने का नाटक किया, लेकिन कनिका भी अपनी जिद की पक्की थी। वह सूप लेकर वहीं खड़ी रही। आखिरकार सोमेश ने अपनी आंखें खोली और सूप पी लिया। फिर कनिका ने उन्हें दवाई खिलाई और वापस आराम करने के लिए सुला दिया और उनके पास ही बैठकर एक मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। सोमेश अंकल बिना कुछ बात किए बस सोते रहे। शाम हो चुकी थी। अनिरुद्ध का पूरा दिन आज काम करते हुए ही व्यतीत हुआ, लेकिन जैसे ही शाम हुई, माया नाम की बला ने आकर उसके केबिन में डेरा डाल दिया और कहने लगी, चलो अनिरुद्ध, गेट अप, अपना प्रॉमिस निभाओ। अनिरुद्ध जो फाइलों में खोया हुआ था, उसने हंसकर पूछा, कैसा प्रॉमिस माया? माया ने चिढ़ते हुए कहा, अरे कल ही तो तुमने कहा था कि हम मिलन कैफे जाएंगे। अनिरुद्ध को अचानक कल की बात याद आ गई, जो उसने कनिका के इंटरव्यू के दौरान उसे चिढ़ाने के लिए बोली थी। वह सोचने लगा, ओह मतलब कि माया ने सीरियस ले लिया इस बात को, तो क्या किया जाए, अब तो जाना ही होगा। फिर बात बदलते हुए अनिरुद्ध ने पूछा, माया कल जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था वह सब आज आए हैं ना? माया बोली, हाँ, कौन अपनी जॉब खोना चाहेगा? पर एक लड़की नहीं आई। अनिरुद्ध ने सवाल किया, कौन? माया ने बड़ी बेफिक्री से कहा, अरे वो कनिका नाम की लड़की थी जिसका हमने सबसे पहले इंटरव्यू लिया था, वो नहीं आई। पर देखो तुम बात ना बदलो। अब अनिरुद्ध ने बिना समय गवाए कहा, अरे माया,
तुम्हें मिलन कैफे नहीं चलना क्या? तो चलो, हमें चलना चाहिए, मुझे बड़े जोरों की भूख लग रही है। इतना कहकर अनिरुद्ध अपनी कुर्सी से उठकर जाने को रेडी था। माया को उसकी हरकत कुछ समझ नहीं आई। वह बड़े ही आश्चर्यजनक होकर अनिरुद्ध के पीछे पीछे हो ली। जल्द ही दोनों कार से मिलन कैफे पहुंच गए। वहां पहुंचकर अनिरुद्ध और माया एक टेबल पर बैठकर वेटर को ऑर्डर लिखवा रहे थे। माया बहुत खुश थी कि आज उसे अनिरुद्ध के साथ बाहर जाने का मौका मिला। दोनों ने ही कॉर्न सूप और चीज सैंडविच ऑर्डर की थी। वह अपने खाने का आनंद लेकर बातें कर रहे थे। माया बहुत प्यारी बातें करके अनिरुद्ध को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अनिरुद्ध का ध्यान उसकी बातों पर कम और इधर उधर कनिका को देखने में ज्यादा था। तभी उसने काउंटर के पास खड़े मिलन को हाथ देकर बुलाया। माया ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर अनिरुद्ध किसे बुला रहा है। उसने पलटकर उस दिशा में देखा। पल भर को उसकी नजर मिलन से टकराई। मिलन की आंखों में एक संदेह उत्पन्न होता माया को साफ दिखाई दे रहा था। माया अब थोड़ा घबराई, शायद वह कुछ छुपा रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए अपना खाना अधूरा छोड़ा और पर्स लेकर उठ खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने माया के अचानक ऐसे व्यवहार को देखकर पूछा, क्या हो गया माया? माया ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो अनिरुद्ध, मुझे कोई काम या याद आ गया है, मुझे अर्जेंट ही जाना होगा। अनिरुद्ध, पर अनिरुद्ध बस पुकारता रहा, लेकिन माया रुकी नहीं और हवा के झोंके की भांति वह जल्दी ही कैफे से निकल गई। अनिरुद्ध सोचता रहा कि आखिर माया को क्या हो गया, लेकिन फिर जल्द ही उसने खाने पर कंट्रेस्ट किया और इधर उधर कनिका को देखने की चाहत से अपनी नजरें मटकाने लगा। जब कनिका उधर थी ही नहीं तो उसे भला कैसे दिख सकती थी। थक हार कर लगभग 7 बजे अनिरुद्ध बिल पेमेंट करके कैफे से निकला। वह आज कनिका को देख नहीं पाया था, जिसकी वजह से वह दिल ही दिल में मायूस था। उसी मायूसी की हालत में उसने कार अपने बंगले की तरफ घुमाई। जल्द ही वह घर पहुंच गया। उसने सोमा काका को 2 बार आवाज लगाई, लेकिन शायद उन्होंने सुनी नहीं। वह कुछ देर सोफे पर बैठकर अपनी जैकेट को उतार रहा था। जैकेट उतार कर उसने सोफे पर एक तरफ फेंकी और टाई को ढीला करते हुए वह किचन की तरफ पानी पीने के लिए बढ़ चला। वह किचन के दरवाजे पर आया ही था कि उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो किचन के कोने में खड़े होकर चिल्ला रही थी, सोमा काका, ब्लैक पेपर कहाँ रखा है? सोमा काका की आवाज बेडरूम की तरफ से आई। वह ऊपर वाली दराज में है बिटिया, तुम स्टूल लेकर उतार लो। अनिरुद्ध ने पलटकर उस लड़की को देखा जो ऊपर के कबर्ड से मसाले उतारने की जद्दोजहद में कूद रही थी। वह दबे पैर उस लड़की के नजदीक पहुंच गया और ऊपर के कबर्ड से ब्लैक पेपर का डब्बा उतारकर उस लड़की के हाथों में पकड़ाया। लड़की को एहसास हो गया था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह पूरी तरह से सिमट कर खड़ी थी। जब अनिरुद्ध ने डिब्बा उतारा तो लड़की ने पलटकर कहा, धन्यवाद। अनिरुद्ध अवाक सा होकर बस देखता ही रह गया। वो कनिका थी जिसको ढूंढा गली गली, वो उसके घर में मिली, वो भी इतने करीब से। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कनिका भी अनिरुद्ध को देखकर बस यही सोच रही थी, ओ फिर से नहीं। वो झील सी गहरी आंखों को अनिरुद्ध बड़े गौर से देख पा रहा था। कुछ तो था उन आंखों में जिसको देखकर वह एक कदम और आगे बढ़ गया था। उसके एक कदम आगे आते ही कनिका ने अपनी पलकों को शर्म से झुकाया और 2 कदम पीछे हो ली, लेकिन अनिरुद्ध एक कदम और आगे बढ़ गया। अब कनिका 2 कदम पीछे होकर सहम सी गई। वह और पीछे हो जाना चाहती थी, लेकिन अब उसके जस्ट पीछे फ्रिज रखा हुआ था, जिससे टकराकर उसने फिर एक बार अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध एक कदम और उसके पास आ गया। एक अनजान शख्स को खुद के इतना करीब पाकर कनिका घबरा गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिख रही थीं। उसके हाथों में ब्लैक पेपर का डिब्बा घबराहट और कंपन की वजह से जमीन पर गिर चुका था। अनिरुद्ध उसके पास आ ही जा रहा था। अब कनिका वहीं घुटनों को पेट में दबाकर बैठ गई और पूरे जी जान से चिल्लाई, सोमा काका बचाओ। सोमा काका ने कनिका की आवाज सुनी तो फुसफुसाए, बिटिया। फिर बेसिर पैर के ऐसे भागे जैसे कोई दुर्घटना घटने वाली हो। कनिका आंखें बंद कर सिमट के बैठे ऐसे कांप रही थी। अनिरुद्ध 2 पल उसके पास खड़ा रहा, फिर फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए वापस सोफे पर आकर बैठ गया। कनिका भी फ्रिज के एक तरफ आंखें बंद करके बैठी थी। उसके सुबकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सोमा काका उसकी आवाज सुनकर भागे चले आए और पास आकर पूछा, क्या हुआ बिटिया, क्यों चिल्लाई?
सोमा काका की आवाज़ सुनकर कनिका ने अपनी आंखें खोलीं और सामने देखा तो अनिरुद्ध वहां नहीं खड़ा था। वह बोली, सोमा काका, यहाँ एक आदमी खड़ा था। सोमा काका ने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और बोले, नहीं बिटिया, तुम्हारा भ्रम होगा, यहाँ कोई नहीं था जब मैं आया। कनिका बेसुध सी होकर बस उस क्षण को सोची जा रही थी। सोमा काका ने उसे एक गिलास पानी पिलाया, जिसके बाद वह सामान्य हो गई। फिर बिना कुछ बोले वह सूप तैयार करने लगी। अनिरुद्ध बोतल वापस रखने के लिए किचन में आया, लेकिन यहाँ अब की बार सोमा काका भी थे। बोतल को हाथों से नचाते हुए वह कहने लगा, सोमा काका, आज डिनर में क्या बनेगा? सोमा काका ने प्यार से कहा, बड़े दिन बाद आपने फरमाइश की है अनी बाबा, आप बताओ आपको क्या खाना है? कनिका जो चुपचाप सूप बना रही थी, नाम सुनते ही उसने नजर उठाकर अनिरुद्ध को देखा। फिर न जाने क्या सोचकर फिर से सूप बनाने लगी। अनिरुद्ध ने भी कनिका को देखा। वह समझ गया कि शायद वह कुछ ज्यादा ही डर गई है। उसने सोमा काका से कनिका की ओर देखकर कहा, वैसे अभी क्या पक रहा है? सोमा काका ने भ्रमित होकर कनिका को देखा, जैसे वह पूछना चाह रहे हो कि क्या पका रही हो बिटिया। कनिका ने सोमा काका की नजरों को समझ लिया और अपने स्वर को कठोर कर बोली, अंकल के लिए मशरूम सूप बना रही हूँ। अनिरुद्ध ने इनडायरेक्ट बातें करते हुए कहा, सोमा काका, मेरे लिए भी बना दो, मैं वही खा लूंगा। अब कनिका ने उसका ऑर्डर सुना तो गुस्से में लाल होकर बोली, सोमा काका, सूप बस मैंने अंकल के लिए बनाया है, तो आप कुछ और इंतजाम देख लो। अनिरुद्ध ने अकड़कर कहा, ऐसा नहीं, मुझे भी सूप चाहिए बस, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। सोमा काका उन दोनों के बस चेहरे देखे जा रहे थे और अपना सर खुजाते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर ये मेरा नाम लेकर एक दूसरे का कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनिरुद्ध की बात सुनी, वह कनिका को देखकर बोले, अरे अरे बिटिया, नाराज क्यों होती हो? वैसे मुझे भी चखना है तुम्हारे हाथों का सूप, तो थोड़ा ज्यादा बना दो ना, अपने सोमा काका के लिए। कनिका ने अपनी नाक फुलाई और कहा, ठीक है काका, बना दूंगी। अनिरुद्ध को ये बात सुनते ही तसल्ली हुई और वह किचन से बाहर निकल गया। सूप बनाकर उसने एक बाउल में सर्व किया और फिर कुछ ब्रेड रोस्ट करके ट्रे में सजाकर वह अंकल के पास ले आई। अनिरुद्ध किचन के बगल वाले डाइनिंग हॉल में सोफे पर बैठा उसे सूप ले जाते हुए देख रहा था। वह भी उसके पीछे पीछे अपने पापा के कमरे में पहुंचा। कनिका ने आवाज लगाई, चलिए अंकल, उठिए, शाम की दवाई का समय हो गया है। लेकिन अंकल नहीं उठे। कनिका ने ट्रे को पास वाली टेबल पर रखा और अंकल के पास जाकर उन्हें देखने लगी। उसने पाया कि अंकल सो नहीं रहे, क्योंकि उनकी पलकें लगातार फड़क रही थीं। उसने फिर कहा, ओ अंकल, मैं जानती हूँ आप सोए नहीं हो। अगर टाइम से दवाई नहीं खाओगे तो मैं पूरी रात यहीं बैठी रहूंगी सूप लेकर, और फिर घर भी नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर सोमेश उठ बैठे। उनके दिल में क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता था। कनिका ने उन्हें सूप पिलाया और कुछ आधी ब्रेड खिलाई, फिर दवाई देकर उन्हें वापस आराम करने के लिए लिटा दिया। ये सब करके वह सामान वापस किचन में रखने को मुड़ी तो दरवाजे पर अनिरुद्ध खड़ा उसे देख रहा था। वह उसके बगल से निकलकर किचन में गई। उसने घड़ी की तरफ देखा जो लगभग 8:30 बजा रही थी। उसने सोमा काका को आवाज दी, सोमा काका, आप कहाँ हो? सोमा काका ने कहा, बिटिया, मैं तो इधर स्टोर रूम में हूँ। अब कनिका सोमा काका की आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच गई, जहां ढेर सारा पुराना सामान रखा हुआ था। वह सोमा काका को देखकर कहने लगी, सोमा काका, 8:30 बज गए हैं, मैं घर जाती हूँ, समय ज्यादा हो गया तो बस नहीं मिलेगी। सोमा काका, ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वह स्टोर रूम के बाहर आने के लिए मुड़ी। तभी उसे कोने में एक पुराना ग्रामोफोन दिखाई दिया। उसके पास ही बॉक्स में बहुत सारी डिस्क भी थीं, जिसे देखकर वह बोली, सोमा काका, ये किसका है? बहुत सुंदर है। काका, बिटिया, ये हमारी मालकिन का था, वह चली गई तो मालिक ने इसे स्टोर रूम में रखवा दिया। कनिका, मैं इसे ले जा सकती हूँ क्या? इस पर गाने सुनूंगी। काका, हाँ, क्यों नहीं, बस देखना होगा कि ये चलता है या नहीं। इतना कहकर कनिका उस ग्रामोफोन को उठाकर स्टोर रूम से बाहर ले आई। साथ ही काका डिस्क का डिब्बा भी उठा लाए। थोड़ा साफ करने के बाद उसने ग्रामोफोन को चालू कर उसे चेक किया। फिर काका से बोली, काका, अभी तो मैं जाती हूँ, बाद में इसको देखूंगी। ये कहते हुए उसने सोफे पर रखा अपना पर्स उठाया, जहाँ अनिरुद्ध बैठा था। अनिरुद्ध ने उसे जाते हुए देखकर कहा, रुको, मैं छोड़ देता हूँ। कनिका ने मन ही मन सोचा, इसने मुझे बड़ी बुरी तरह से डराया था, तो बदला लेना तो बनता है।
ये सोचकर वह रुकी और फॉर्मल होकर बोली, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तब तक अनिरुद्ध ने गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। फिर गाड़ी घुमाकर दरवाजे पर खड़ी कनिका का इंतजार करने लगा। कनिका जल्दी ही आकर गाड़ी में बैठ गई। अनिरुद्ध ने गाड़ी घुमाई और कनिका ने उसे रास्ता बताना शुरू किया। दोनों सफर का आनंद ले रहे थे। अनिरुद्ध को ये सफर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पल भर कनिका की तरफ देखकर कहा, सॉरी। कनिका, किस लिए? अनिरुद्ध, मुझे तुम्हें ऐसे डराना नहीं चाहिए था। कनिका ने थोड़ा सोचकर कहा, सॉरी। अनिरुद्ध ने आश्चर्य से कनिका को देखा और कहा, किस लिए? कनिका, वो कैफे में बुरे बर्ताव के लिए। मैंने तनु को मना किया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। अनिरुद्ध उस दिन को याद करके मुस्कुराने लगा। कनिका ने उसे देखकर कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? अनिरुद्ध ने कहा, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि उस दिन बाद में तुम चाउमीन के ठेले पर मेरा बिल भी पे करके आ गई। लेकिन मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया, आखिर तुम हो कौन और हर जगह मुझे क्यों मिल जाती हो? कभी तुम कैफे में वेटर बनकर मुझे देखती हो, तो कभी कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंच जाती हो, कभी मेरे पापा की देखभाल करने पहुंच जाती हो। आखिर तुम करती क्या हो? कनिका इस बात पर हंस पड़ी। वह बोली, मुझे आपकी बातें सुनकर एक डायलॉग याद आ गया। अनिरुद्ध ने आंखें फाड़कर पूछा, क्या डायलॉग? कनिका ने कहा, हाँ, वो सलमान खान वाला कि मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आती हूँ पर समझ में नहीं। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसके साथ कनिका भी हंसने लगी। फिर अनिरुद्ध को देखकर बोली, आप अच्छे इंसान मालूम होते हो। अनिरुद्ध ने कहा, सेम टू यू, और मेरे पापा का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। ये रही तुम्हारी एडवांस राशि का चेक, जिसके बारे में तुमने डॉक्टर देवेंद्र से बात की थी, और कल हम वो एग्रीमेंट भी तैयार कर लेंगे। कनिका ने अनिरुद्ध के हाथ से चेक को थामा और बिना देखे ही पर्स में रख लिया और बोली, जी धन्यवाद, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। अनिरुद्ध ने कहा, भला ऐसा कौन है जिसको पैसे की जरूरत नहीं? कनिका इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, बस मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखती रही। दोनों बिल्कुल चुप थे, जैसे लफ्ज कहीं खो गए थे। फिर जल्दी ही अनिरुद्ध ने कनिका को उसके घर छोड़ा और वापस कार अपने बंगले की तरफ दौड़ा दी। कनिका ने अभी मुड़कर दरवाजा खोला ही था कि पीछे से लपक कर तनु उसके कंधों पर झूम गई और बोली, मेरी गुलाबो बड़ी कार से घूम रही है। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या करें, मेरी बसंती ने अपना तांगा चलाना छोड़ दिया है ना। यहाँ कनिका ने तनु को बसंती कह डाला और उसकी स्कूटी को तांगा। अपनी बेइज्जती सुनकर तनु ने कहा, हाँ भाई, अब हमारी स्कूटी तुझे तांगा ही लगेगी। कनिका ने प्यार से कहा, अरे नाराज क्यों होती हो, वो स्कूटी तो मुझे कार से ज्यादा प्यारी है, तुझे यकीन नहीं है क्या? अब तनु मुस्कुराई और बोली, अरे गुलाबो, मैं तो मजाक कर रही थी। तू ये सब छोड़, ये बता, आज का दिन कैसा था? कनिका ने कहा, नॉर्मल ही था, लेकिन तुझे एक बात बतानी थी। तनु, हाँ तो बताना, मैं इस वजह से ही तेरे पास आई हूँ। अब कनिका ने तनु को वह सारी बातें बताईं जो आज उसके साथ घटित हुई थीं। फिर उसने तनु को वह भी बताया कि अनिरुद्ध ही वह इंसान है जिसके पापा की देखभाल करने गई और जिसे उन्होंने कैफे में परेशान किया था। ये सारी बातें सुनकर तनु ने कहा, कन्नू, मुझे तेरी फिक्र हो रही है, तू कैसे सब मैनेज करेगी यार? कनिका, करना होगा यार, उसने मुझे चेक भी दे दिया एडवांस अमाउंट का, ये देख। इतना कहते हुए कनिका ने अपने पर्स में से चेक निकालकर तनु के हाथों में थमा दिया। तनु ने उसे किसी सीआईडी एजेंट की भांति घुमा फिरा कर देखा और फिर गौर से पढ़ने लगी। जब उसने चेक पर डला हुआ नाम पढ़ा तो पास खड़ी कन्नू को देखते हुए बोली, कन्नू, ये तो वही है जिसने दीप के इलाज के लिए तेरे मम्मी पापा को चेक दिया था। कनिका को पल भर उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने कहा, क्या बकबक कर रही है तनु? अरे सच में, ये देख। फिर उसने कनिका के सामने उसे नाम पढ़वाया और बोली, ये तो वही अनिरुद्ध है जिसका चेक लौटाने हम उसके ऑफिस गए थे। दोनों ही अचंभित थीं। किस्मत के खेल भी अजीब हैं। वह समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही चुप रहकर एक दूसरे का मुंह ताक रही थीं। फिर तनु ने कुछ सोचकर बोला, कन्नू, वो लड़का पहले से ही तेरी तरफ आकर्षित है, तू थोड़ा संभल कर रहना। केवल 4 महीने का एग्रीमेंट करवाना, उसके बाद तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, और हो सका तो मैं ही तुझे लेने आ जाया करूंगी। तू बस मुझे फोन लगा दिया करना। कनिका, ठीक है, अब मैं कुछ पका लूं, 10 बजने वाले हैं। तनु, वैसे मम्मी ने गोभी की सब्जी और पराठे बनाए हैं, बोले तो ले आऊं।
कनिका, नहीं मैडम, आज हम खुद कुछ बनाकर खाएंगे। आप बस हमारा साथ दीजिएगा। तनु, तब मेरे लिए भी बना देना। कनिका ने तनु को घूर कर देखा और दोनों सहेलियां किचन की तरफ बढ़ चलीं। रात के लगभग 11 बज चुके थे। माया अपने आलीशान बेड पर छोटी सी नाइटी पहनकर सो रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉल उठाई और बात की। लाइन की दूसरी तरफ धनंजय था। धनंजय ने माया से कहा, आपने जो मुझे पता लगाने को बोला था वैसा मैंने किया है। कंपनी के 40% शेयर अनिरुद्ध के पास हैं। उसके बाद 20% शेयर आपके पास और 20% सोमेश सर के पास हैं। अन्य 20% शेयर अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के पास हैं। माया ये बात सुनकर बड़ी ही कुटिल हंसी से मुस्कुराई और बोली, अब तो यही रास्ता बाकी बचा है। चलो पहले 20% शेयर को हथियाते हैं, उसके बाद सोमेश अंकल के शेयर को खरीदने का प्लान बनाएंगे। फिर मैं अनिरुद्ध के सामने पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखूंगी और फिर शादी का प्रस्ताव, और वो मना नहीं कर पाएगा। उसका प्लान धनंजय सुन रहा था। वह कुछ ना बोला, लेकिन माया ने अपनी बात खत्म कर उसे एक ऑर्डर दिया। एक काम करो धनंजय, तुम कल उन सभी बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट मुझे देना जो कंपनी के शेयरधारी हैं। धनंजय, ठीक है माया मैम। माया, ओके बाय। इतना कहकर उसने मोबाइल एक तरफ रखा। उसके चेहरे पर हंसी उभरती जा रही थी। तभी मोबाइल में किसी का मैसेज आया। माया को लगा शायद धनंजय ने काम जल्दी कर दिया और उसे वो लिस्ट भेजी है। उसने बड़ी ही उत्सुकता से मोबाइल उठाया और मैसेज ओपन किया, जिसको पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके डर से साफ दिख रहा था कि वो मैसेज धनंजय का तो नहीं हो सकता। तो फिर किसका मैसेज था? माया ने नंबर देखा, पर वह उसका कॉन्टैक्ट लिस्टिंग नंबर नहीं था। कोई अननोन नंबर था, जिससे बस इतना मैसेज किया गया था कि मैं उस हादसे के बारे में सब जानता हूँ। अगर अपना भला चाहती हो तो 25 लाख लेकर रेलवे स्टेशन के पास वाले टनल में आ जाओ, वरना सारे सबूत पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। इतना पढ़कर माया के चेहरे पर छाई हंसी अब डर में बदल गई थी। वह सोच रही थी कि ये आखिर कौन हो सकता है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। जहां वह कुछ पल पहले चैन से सो रही थी, वहीं अब उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सुबह के 9 बज गए थे। आज कनिका समय पर जायसवाल निवास पहुंच गई थी। आते हुए वह अपने चौराहे के मंदिर पर दर्शन करते हुए सोमेश अंकल के ठीक हो जाने की प्रार्थना करते हुए आई थी। वहां के पंडित जी ने उसे जो प्रसाद दिया था, वह उसमें से ही टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटे जा रही थी। एक टुकड़ा उसने चौकीदार काका को दिया। उन्होंने प्रसाद को बड़े ही मान सम्मान से लिया और धन्यवाद दिया। एक टुकड़ा सोमा काका को भी दे दिया और कहा, काका मैंने आज अंकल के लिए प्रार्थना की है भगवान से, देखना वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। सोमा काका बड़े ही स्नेह से कनिका को देखकर बोले, बिटिया तुम बहुत अच्छी हो। तुम यहाँ रहती हो तो समय का पता नहीं चलता, वरना पहले तो ये घर मुझे अकेले को खाया जा रहा था। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ काका, अकेले रहने का दर्द क्या होता है। चलिए मैं अंकल को भी प्रसाद दे आती हूँ। सोमा काका जानते थे कि मालिक वह प्रसाद हरगिज नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वह कनिका को करुणा से देखकर बोले, अपना प्रयास करती रहो बिटिया, हो सकता है भगवान तुम्हारे ही प्रयास को सफल बना दे। कनिका ने पर्स पास वाले टेबल पर रखा और दौड़कर अंकल के रूम की तरफ गई। उसके पैरों की आहट सुनकर अंकल जल्दी से चादर मुंह तक ढककर सोने की एक्टिंग करने लगे, लेकिन कनिका समझ गई। उसने मुंह पर से चादर हटाई और कहा, अंकल मैं मंदिर से आई हूँ, आपके लिए प्रसाद भी लाई हूँ, ये लीजिए। अंकल ने करवट लेकर एक तरफ मुंह कर लिया। ये देखकर कनिका को गुस्सा आ गया। वह कठोर स्वर में बोली, आखिर आप प्रसाद का अनादर कैसे कर सकते हैं? किसी ने आपको बताया नहीं कि इस तरह से प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए? आप सोचते हो आप इतने अमीर हो गए हो कि आपको भगवान की जरूरत नहीं है, या फिर आप खुद अपने आप को भगवान समझने की भूल कर बैठे हो? काश आंटी यहाँ होती, क्योंकि इस घर को एक औरत की जरूरत है जो आप सभी लोगों को अनुशासन सिखा सके। उसका गुस्सा देखकर सोमेश को न जाने क्या हुआ। उन्होंने बिस्तर से उठकर चादर हटाई और प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कनिका ने गुस्से में प्रसाद उनके हाथों में रखा और वहां से चल दी। कमरे से बाहर आकर वह मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, धन्यवाद भगवान जी, आखिर मेरे थोड़े से गुस्से से अंकल को कुछ समझ में तो आया। फिर कुछ 30 मिनट बाद कनिका वापस अंकल के रूम में दाखिल हुई। अभी उसके हाथ में सूप की ट्रे थी।
और उसी में एक तरफ दवाइयों का ढेर भी था, जिसको देख अंकल भौहें सिकोड़ने लगे। आज अंकल कल की तरह सोए नहीं थे, बस वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठे थे। कनिका ने पास आकर बोला, चलिए अंकल, दवाई का समय हो गया है। कनिका को पता था कि अंकल नाटक जरूर करेंगे, इसलिए उसने ट्रे को नीचे नहीं रखा, बस हाथ में लेकर उनके पास ही खड़ी रही। उसे लगा जैसे आज भी कल के जैसा हथकंडा अपनाना होगा, लेकिन तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, तुम्हें सूप के अलावा कुछ और पकाना नहीं आता क्या? कनिका के होठों पर मुस्कान थी। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। लगभग 36 घंटे हो गए थे अंकल को घर पर आए, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ बात नहीं की। आखिरकार कनिका ने उन्हें बोलने पर मजबूर कर ही दिया। उसने अंकल की तरफ चेहरा उठाया तो अंकल उसे देखकर फिर बोले, हॉस्पिटल में भी बीमारियों वाला खाना मिलता था और यहाँ भी कल से सूप ही पी रहा हूँ। क्या तुम कुछ चटपटा बना सकती हो? कनिका ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा तो क्या खाना है आपको? अंकल ने जवाब दिया, चाहे जो भी खिला दो, पर ये सूप और नहीं पिया जाएगा। कनिका ने कहा, ठीक है, मैं अभी कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। कनिका ट्रे लेकर वापस किचन में आ गई। किचन में खड़े सोमा काका ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ बिटिया, आज मालिक ने दवाई नहीं खाई? वो ऐसा ही करते हैं, न जाने क्यों, वो कभी सही होना ही नहीं चाहते। कनिका ने कहा, नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें थोड़ा चटपटा सा कुछ खाना है। काका ने आश्चर्य से कनिका की ओर देखकर बोला, क्या कहती हो बिटिया, उन्हें कुछ चटपटा सा खाना है? ये खुद उन्होंने बोला है तुमसे? कनिका ने किचन स्टैंड के पास खड़े होकर कहा, नहीं, भूत से कहा। क्या काका, आप भी मुझसे ही कहेंगे ना? सोमा काका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे, आखिर इतने सालों से उनकी सेवा करने वाला मैं, उस हादसे के बाद उन्होंने मुझसे भी बात नहीं की, पर आज कनिका से उन्होंने बात भी की, बल्कि अपनी इच्छाओं को भी बताया। सोमा काका जल्दी ही कनिका के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बिटिया ये तो चमत्कार हो गया, तुमने आखिर बड़े मालिक को बातें करने पर मना ही लिया। मेरे इस उजड़े परिवार को संभाल लो बिटिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी सारी मनोकामना, सारी इच्छा स्वीकार हों, अपने से कई गुना ज्यादा बड़े। सोमा काका को खुद के सामने हाथ जोड़ते देख कनिका को अच्छा नहीं लगा। उसने काका से कहा, बस कीजिए काका, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं। फिर कुछ सोचकर उसने काका से पूछा, अच्छा काका, एक बात बताइए, अंकल को खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? अब सोमा काका बोले, मेरे मालिक बहुत ही सादा खाना खाते थे। उन्हें मालकिन के हाथों की बनी पालक की पुड़िया बहुत पसंद थी। मालकिन जब जिंदा थीं तो खुद ही मालिक के लिए खाना बनाती थीं। मालिक नौकरों के हाथों का खाना तनक भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें बस मालकिन के हाथों का स्वाद भाता था। हर रविवार को मालकिन जब कुछ नया पकाती तो मालिक पूरे दिन उनके साथ किचन में ही भागा दौड़ी करते थे बिटिया। यही लॉन के गार्डन में पार्टी रखी जाती, सभी को बुलाया जाता। उन्हें मालकिन के हाथों के बेसन के चीले बहुत स्वाद लगते थे। जब भी मालकिन चीले बनाती, मालिक के हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता था, वह बस खाते ही रहते थे। कनिका बड़े गौर से काका की बातें सुनकर कल्पना किए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आंटी के चले जाने के बाद यहाँ सब कितना बदल गया है। उसने कहा, पालक की पुड़िया भी अंकल की सेहत के लिए ठीक नहीं, पर मैं उनके लिए बेसन के चीले जरूर बना सकती हूँ। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए चीले बनाने लगी। सोमा काका उसे देखकर वहां से जाने को हुए, तभी कनिका ने उन्हें पीछे से आवाज दी, काका, वो ग्रामोफोन में डिस्क लगाकर गाना चला दो ना, इतना सुनसान घर मुझे खाने को दौड़ता है, इस बहाने कुछ संगीत हो जाएगा। काका ने हामी में सिर हिलाया और वहां से चल दिए। कनिका ने अपनी मम्मी को देखकर खाना बनाना सीखा था। उसके द्वारा बनाए गए चीले की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, जिसको सूंघकर हर किसी के पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। जल्दी ही उसने चीले बनाकर ट्रे में सजाए, साथ में सलाद भी लगाया और कुछ फ्रूट्स भी काट लिए। ट्रे बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट की गई थी। कनिका ने बड़े ही लगन से किचन समेटने में व्यस्त थी, तभी घर के बाहर आकर कार रुक गई। वह अनिरुद्ध की कार थी, जो सुबह सुबह ही एग्रीमेंट बनवाने के लिए घर से निकल गया था। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही सोमा काका को आवाज दी। सोमा काका दौड़ लगाते हुए आए और बोले, जी अनी बाबा, कहिए। अनिरुद्ध, ये एग्रीमेंट है, इधर रखा है,
और क्या पका रहे हैं? मुझे तो खुशबू सूंघकर ही भूख लग आई। काका, बेटा हम कुछ नहीं पका रहे, वह तो बिटिया नाश्ता बना रही है मालिक के लिए। अनिरुद्ध से रहा नहीं गया। उसने कहा, अच्छा जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या बनाया है। इतना कहकर वह किचन की तरफ मुड़ गया। कनिका किचन में किया गया फैलारा समेटने में व्यस्त थी। अनिरुद्ध दबे पांव किचन में पहुंच गया था। उसने नजर घुमाई तो पाया कि किचन स्टैंड पर बहुत ही अच्छी तरह से सर्व किया गया नाश्ता रखा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस नाश्ते में से कुछ फ्रूट्स उठाकर खा लिए। अभी उसने चीले की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कनिका पलटी और जोर से चिल्लाकर बोली, छूना मत, सोचना भी मत। इतना कहते हुए कनिका ने झट से ट्रे उठाकर फ्रिज के पास रख दी और कहा, ये सब मैंने अंकल के लिए बनाया है, आपको खाना है तो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, वो सर्व कर दूंगी। उसकी सदा और अपनेपन को देखकर अनिरुद्ध कुछ कह ना सका। वह बस एकटक कनिका को देखता रह गया। कनिका ने खुद को ऐसे घूरते अनिरुद्ध को देखा। सोमा काका को आवाज लगाई। सोमा काका जल्द ही किचन में पहुंच गए। कनिका ने कहा, काका मैंने सभी के लिए चीले बनाए हैं तो अंकल को नाश्ता देने जाती हूँ, आप लोग भी सर्व करके चीले खा लीजिए। सोमा काका समझ गए कि ये इशारा अनिरुद्ध की तरफ है। उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा जो भूखा बैठा हुआ था, काका अनी बाबा नाश्ता करेंगे? अनिरुद्ध समझ गया काका शायद उसे टोंट मारते हुए नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले कई बार अनिरुद्ध ने काका के हाथों का बना हुआ नाश्ता ठुकराया था, लेकिन आज बात कुछ और थी। उसने संभलते हुए कहा, हाँ काका लगा दीजिए। काका ये शब्द सुनकर प्रफुल्लित हुए, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जल्दी उन्होंने अनिरुद्ध के लिए नाश्ता लगाया, जिसको अनिरुद्ध बड़े चाव से खाए जा रहा था। कनिका ट्रे लेकर सीधे अंकल के रूम में गई। अंकल जो बेसब्री से कनिका के बनाए चीले का स्वाद चखने को बेकरार थे, कनिका को आते देख तुरंत उठकर बैठ गए। कनिका ने मुस्कुराते हुए उनके सामने ट्रे रखी। अंकल ने बिना कुछ कहे खाना शुरू किया। कनिका पास चेयर पर बैठी उनको देखे जा रही थी। अंकल अकेले अकेले खाए जा रहे थे, जैसे वह बहुत दिनों के भूखे हों। उनका ध्यान कनिका की तरफ गया ही नहीं, और न ही उन्होंने कनिका से एक बार भी पूछा। जब खाना आधा होने को आया तो उनका ध्यान कनिका पर गया, जो उन्हें बस देखे जा रही थी। उन्होंने कनिका से कहा, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं तुमने चीले। कनिका, आपको अच्छे लगे तो बना दिया करूंगी। वैसे सच बताना अंकल, कितने दिनों के बाद आपने चीले खाए हैं? अंकल थोड़ा झिझकते हुए बोले, बस प्रीति के जाने के बाद कभी नहीं खाए, इसलिए जब तुम बना रही थी तो खुशबू सूंघकर ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे। उनकी बात सुनकर कनिका मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अब दवाई खा लीजिए। अंकल ने फिर ट्रे को एक तरफ रखा। कनिका ने उनके हाथों में पानी का गिलास थमाया। तभी अंकल को न जाने क्या याद आया। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कनिका। अंकल, बहुत अच्छा नाम है। इतना कहकर वह दवाई खाने लगे। जल्द ही सारी दवाई खाकर उन्होंने गिलास कनिका को वापस कर दिया। अब कनिका से रहा नहीं गया। उसके मन में कुछ सवाल तहलका मचा रहे थे, सो उसने जानने के लिए अंकल से कहा, अंकल एक बात पूछूं? अंकल ने कहा, पूछो बेटा। कनिका, आप ऐसा क्यों कर रहे हो अंकल? मतलब आप ऐसे चुप चुप से क्यों रहते हो? क्या परेशानी है आपको जो अंदर से खाए जा रही है? आप ठीक होना क्यों नहीं चाहते? अंकल कुछ सोचने लगे, फिर बोले, सच कह रही हो, मैं कभी ठीक होना नहीं चाहता। अगर ठीक हो गया तो अनिरुद्ध फिर अपनी मनमर्जियां चलाकर मुझसे ये घर छोड़कर विदेश जाने को कहेगा। और बात करने को कहती हो तो बेटा, मैं उस हादसे के बाद से अनिरुद्ध को माफ नहीं कर पाया हूँ। मैंने मन ही मन ये ठान लिया है कि अब मैं अनिरुद्ध से कभी बात नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि वह मेरी बहुत फिक्र करता है, पर तुम ही बताओ, क्या मुझे मेरी शर्तों पर जीने का हक नहीं? मैं अपनी पत्नी की यादों को संजोए रखना चाहता हूँ, उसके साथ जीना चाहता हूँ। ये छत जो अनिरुद्ध को केवल एक सर ढकने का माध्यम दिखाई देती है, वही मैं इस छत को हमारे एहसासों और जज्बातों का आसमान समझता हूँ। यही वो जगह है जहाँ प्रीति और मैंने ख्वाबों को बुनना शुरू किया था। यही वो जगह है जहाँ अनिरुद्ध पैदा हुआ था। तो उसके अंदर ये सारे जज्बात क्यों नहीं? अंकल ने कई दिनों की दबी हुई बातें कनिका के सामने खोल दी। उनकी आंखें नम थीं। कनिका चुप होकर बस उनकी बातें सुने जा रही थी। वह क्या कहती
उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं अंकल, कभी कभी अपनों से भी गलती हो जाती है जिनका उन्हें कोई एहसास नहीं होता। आप एक बार अनिरुद्ध सर से बात कीजिए, हो सकता है वह आपकी बात समझ जाएं। अंकल, मैं उससे कोई बात नहीं करने वाला। क्या उसे मेरी खामोशी समझ नहीं आती? क्या वह अपने पिता से इतना दूर हो गया है? कनिका के पास इस बात का जवाब था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस अंकल को आराम करने को कहकर वहां से ट्रे उठाकर किचन में हो ली। किचन में आकर वह खड़ी होकर कुछ सोच विचार कर रही थी। तभी सोमा काका उसके पास आए और बोले, बिटिया, क्या मालिक ने खाना खाया? कनिका, हाँ काका। क्या अनिरुद्ध सर चले गए? काका, हाँ बिटिया, और वो कुछ कागज भी दे गए हैं। उन्होंने कहा शाम को वह जल्दी आ जाएंगे, तुमसे कुछ बातें करनी है। कनिका बोल उठी, मुझे भी कुछ बात करनी है। माया अपनी कार अकेले ड्राइव किए जा रही थी। वैसे तो उसके पास ड्राइवर था, पर आज वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। उसकी वेशभूषा भी आम दिनों के एवज में आज कुछ सस्पेंसिव लग रही थी। उसकी आंखों पर बड़ा काला चश्मा लगा हुआ था। मुंह भी लगभग गहरे नीले रंग के स्कार्फ से कवर था। शॉर्ट ड्रेस की जगह एक ब्लैक कलर की जीन्स और उस पर सफेद रंग का टॉप पहन रखा था। कार ड्राइव करते हुए उसने रेलवे स्टेशन के मेन एंट्रेंस पर रोकी। फिर कार से उतरकर वह इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसे एक और मैसेज आया, स्टेशन के पिछले भाग के बगल में बने टर्नल के पास आ जाओ। मैसेज पढ़कर वह झट से कार में बैठी और उसे मोड़कर वह स्टेशन के पिछले भाग में जाने के लिए आगे बढ़ी, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई चहल पहल नहीं, बस सुनसान सा इलाका। रास्ता भी ऊबड़ खाबड़। ऐसे रास्ते पर माया ने जहां तक हो सका कार आगे बढ़ाई और फिर एक तरफ रोक दी। कार से उतरकर पैदल अब टनल के अंदर जाने लगी, जो एक तरफ से बंद था। उसने वहां जाकर देखा, एक आदमी अपना मुंह ढके हुए खड़ा था। उसने माया को देखकर कहा, आओ मैडम, हमें पता था आप जरूर आओगी। माया, जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब लाओ वो सबूत मेरे हवाले करो। अजनबी नकाबपोश, आपने कहा था काम हो जाने के बाद आप मुझे पूरे पैसे दोगी, लेकिन आप मुकर गईं और मुझे पुलिस की धमकी भी देने लगीं। पर अब मेरे पास सबूत है। अब हम तो मरेंगे ही सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। माया डर के मारे पसीने पसीने हो गई। माया फिर हाथ आगे बढ़ाकर कठोर स्वर में बोली, सबूत? अजनबी नकाबपोश बोला, मेरे पैसे। माया ने कहा, गाड़ी में रखे हैं, निकाल लो। अजनबी ने बड़ी सतर्कता से जाकर गाड़ी की डिग्गी को खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वह खाली डिग्गी देखकर चौंक गया। उसने पलटकर माया को देखा, जो उस पर पिस्तौल ताने खड़ी हुई थी। वह बोली, सबूत दो वरना यही खेल खत्म कर दूंगी। अजनबी ने माया की चालाकी समझ ली। वह जान चुका था कि जिस औरत को वह मामूली समझकर छोड़ रहा था वह एक नागिन निकली, वो भी जहरीली नागिन। लेकिन अब समय उसके हाथों में नहीं था। उसने बड़े ही आराम से अपने पैंट के पीछे की जेब में हाथ घुमाया। माया को लगा जैसे वह सबूत निकाल रहा है, लेकिन उस अजनबी ने कमर के पीछे छुपे एक धारदार चाकू को निकालकर बिना समय गवाए माया की तरफ फेंका। चाकू जाकर माया के हाथों पर लगा, जिससे उसने पिस्तौल तान रखी थी। चाकू लगते ही पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इतना समय मिलते ही वह अजनबी व्यक्ति समझ गया और वहां से रफू चक्कर हो गया। माया ने 1.5 साड़ी बनकर आफत मोल ले ली। न उसे सबूत मिल पाया और न ही वह उस व्यक्ति को मार पाई। हाथ आए मौके को गंवाने के बाद माया किसी खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई थी। उसने झुककर अपने पास की पड़ी पिस्तौल उठाई। तभी उसके पास एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैसेज पढ़कर माया और परेशान हो गई। क्या किया जाए, कैसे इस मुश्किल से निकला जाए, यही सब सोचकर अपने दिमाग पर वजन दिए जा रही थी। अचानक उसे कुछ याद आया। अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए वह तनिक सा मुस्कुराई और अपनी कार की तरफ चल पड़ी, जो वहीं पास में खड़ी थी। कार में बैठकर उसने सबसे पहले मोबाइल निकाला और धनंजय को कॉल किया। धनंजय ने 2 रिंग के बाद ही उसका कॉल पिक कर लिया। माया, कहाँ हो धनंजय? धनंजय, ऑफिस में हूँ मैम। माया, अच्छा चलो मैं भी आती हूँ, तब तक मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, उस आदमी के बारे में थोड़ी डिटेल्स निकालो। धनंजय, ओके मैम, आप फोटो भेजिए।
माया ने मोबाइल से एक फोटो धनंजय को व्हाट्सएप की। शायद वह जान चुकी थी कि उसको ब्लैकमेल करने वाला इंसान कौन है। फिर उसने गाड़ी घुमाई और घर की तरफ हो ली। ग्रामोफोन पर गाने बजने अचानक बंद हो गए थे। कनिका अंकल के रूम में बैठी थी। अंकल जो सोए नहीं थे, बस ऐसे ही चुप बैठे हुए थे। कनिका से रहा नहीं गया। उसने पूछा, अंकल आपको कैसे गाने पसंद हैं? अंकल, मुझे तो लता, रफ़ी और किशोर कुमार के गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन प्रीति को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था। और तो और, वह कथक की अच्छी डांसर भी थी। कनिका ने उनकी बातों में रुचि दिखाई और बोली, तो क्या वह स्टेज पर डांस करती थीं? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बस मेरे लिए डांस करती थी और मेरे लिए ही गाती थी। कनिका, हाउ स्वीट। अंकल, उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं मेरे पास, डांस वाली, जो मैंने संभाल कर रखी हैं। रुको, मैं सोमा से निकलवाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सोमा काका को आवाज दी। मालिक की आवाज सुनकर सोमा काका ऐसे भागते हुए आए जैसे उन्हें भगवान ने बुलाया हो। सोमा काका झट से कमरे में पहुंचे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मालिक को देखकर बोला, जी मालिक कहिए। अंकल ने हल्के स्वर में बोला, सोमा, स्टडी रूम के बगल वाले कमरे में एक बॉक्स है जिसमें कुछ पुरानी एल्बम रखी हैं, ले आओ। सोमा काका अपने मालिक की बातों को मानकर सीधे उस कमरे में पहुंचे, लेकिन वह बॉक्स ऊंचाई पर रखा हुआ था तो उन्होंने वहीं से कनिका को आवाज लगाई, बिटिया तनिक इधर आना, बक्सा ऊंचाई पर रखा है। आवाज सुनकर कनिका उनकी मदद के लिए उस कमरे में पहुंची। फिर काका ने पास ही में रखी टेबल के ऊपर चढ़कर उस बॉक्स को उतारा। कनिका ने नीचे से टेबल पकड़कर उन्हें सहारा दिया। फिर जल्दी ही दोनों कमरे से निकल गए। कमरे के जस्ट बगल से लगे हुए स्टडी रूम के गेट के पास आकर कनिका ने उसे खोलना चाहा। सोमा काका ये देखते ही चिल्लाए, बिटिया ऐसा मत करो। कनिका कुछ समझी नहीं। वह पल भर कुछ सोचकर बोली, मैं तो बस ये कमरा देखना चाहती थी काका, मुझे भी किताबों का बहुत शौक है। काका, बिटिया ये स्टडी रूम में कोई नहीं जाता, सबको मना ही है। कनिका, लेकिन क्यों, किसने मना किया? काका, अनी बाबा ने। ये उनका ही स्टडी रूम है, वह किसी को भी नहीं जाने देते हैं। इस रूम से लगकर वो जो दूसरा रूम देख रही हो ना, वो उन्हीं का रूम है, इसलिए मैं भी यहाँ नहीं आता। कनिका को ये बात बड़ी अजीब लगी। आखिर ऐसा क्या खास है उस रूम में जो किसी को जाने नहीं देते? फिर कुछ सोचकर बोली, और फिर यहाँ की साफ सफाई वगैरह? काका, वह खुद अनी बाबा ही करते हैं। हादसे के बाद न जाने ऐसा क्या खजाना छुपा दिया है उन्होंने यहाँ, जो किसी को भी नहीं आने देते। कनिका ने घूर कर उस दरवाजे को देखा, फिर काका के साथ अंकल के पास चल दी। ऑफिस में बैठा अनिरुद्ध अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहा था। वह मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था, तुम मेरे दिल का दर्द बन गई हो कनिका। पहले जब तुम दूर थी तो भी मैं परेशान था, और जब इतने पास हो तो भी मैं परेशान हूँ। आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारे करीब खींच लाता है? क्या कुछ नहीं किया मैंने खुद को समझाने के लिए, लेकिन हर चीज में मुझे बस तुम्हारा अक्स दिखाई देता है। सोचता हूँ तुम्हें मैं हाले दिल से वाकिफ करवा दूं, लेकिन डर लगता है कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उतनी फीलिंग्स हैं? मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारे करीब आऊं? यही सब सोच सोच कर अनिरुद्ध बार बार अपनी चेयर पर घूमे जा रहा था। फिर अचानक चेयर रोककर हौले से बोला, माया। अगले ही पल माया ने केबिन का दरवाजा खोला। वह बड़ी ही अदाओं से चलती हुई अनिरुद्ध के करीब आ गई और बोली, क्या कर रहे हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। माया, अच्छा तो बताओ कैसे हालचाल हैं अंकल के? अनिरुद्ध, पापा को मैं घर ले आया। माया, क्या, अंकल घर पर आ गए और तुमने मुझे बताया नहीं? अनिरुद्ध, अब तो बता दिया ना। माया, हाँ तो फिर आज शाम में मैं घर पर आ रही हूँ अंकल से मिलने। अनिरुद्ध, इसकी क्या जरूरत है माया, तुम तो जानती हो पापा वैसे भी किसी से बातें नहीं करते। माया, हाँ लेकिन मुझसे करेंगे, देख लेना। इतना कहकर उसने बात खत्म की। अनिरुद्ध हौले से झूठी मुस्कान चेहरे पर डालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे कॉफी पीना है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, इस बहाने एक चक्कर लगा लूंगा ऑफिस का। माया समझ गई और बोली, हाँ मुझे भी एक क्लाइंट से बातें करनी है। अनिरुद्ध अपनी चेयर से उठकर ऑफिस से बाहर चला गया। अंकल ने कनिका को सारी फोटोज दिखाई। अनिरुद्ध के बचपन से लेकर उसके विदेश जाने तक की तस्वीरें उनके पास रखी थीं। ये सब दिखाते हुए अंकल
उसे उनकी हैप्पी मेमोरीज बताए जा रहे थे। कनिका चुपचाप सुन रही थी। उसे अंकल की बातें अच्छी लग रही थीं। शाम हो चुकी थी। सोमा काका ने घड़ी की तरफ देखा और रूम के अंदर दाखिल होते हुए कहा, मालिक, आपके बोलने से घर में रौनक आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सब ठीक हो जाएगा। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कनिका ना होती तो मैं कभी नहीं बोलता। इतना कहकर उन्होंने कनिका के सर पर हाथ फेरा। कनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है अंकल, ये तो आपका बड़प्पन है। फिर अंकल ने कहा, सोमा, शाम हो गई है, जरा 3 प्याली बढ़िया सी चाय तो बना दो। सोमा ने अपने मालिक का ऑर्डर सुनते ही कहा, मैं तो कब से आपकी सेवा करने की बाट जो रहा था, अब मौका मिला है, मैं अभी हम सब के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। कनिका और अंकल उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए। सोमा काका सीधे किचन में चाय बनाने के लिए चल दिए। इतने में कार आकर दरवाजे पर रुकी। ये कार अनिरुद्ध की थी, जिसकी आवाज सुनकर काका किचन से बाहर आए। उन्होंने देखा तो पाया कि अनिरुद्ध अकेला नहीं था, साथ में माया भी आई हुई थी, जिसको देखकर सोमा काका ने मुंह बनाया। माया ने घर में दाखिल होते हुए ही कहा, कहाँ है अंकल? अनिरुद्ध ने रूखे स्वर में बोला, अपने रूम में है, मिल लो। अब इतना सुन सोमा काका वापस किचन की तरफ चल दिए। अनिरुद्ध उनके पीछे पीछे किचन में गया। काका ने बिना कुछ कहे चाय छान ली और 3 कप ट्रे में सजा लिए। अनिरुद्ध ने काका से पूछा, 3 चाय किसके लिए काका? आपको पता है ना, माया चाय नहीं पीती। सोमा काका ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अनी बाबा, मालिक, बिटिया और मेरे लिए। अनिरुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पापा के लिए? काका, हाँ बेटा, मालिक बातें करने लगे हैं। जब से बिटिया के कदम इस घर में पड़े हैं, सब अच्छा हो रहा है। पर बेटा, बुरा मत मानना, हमें माया मैडम तनिक भी अच्छी नहीं लगती। काका की बातें सुनकर अनिरुद्ध हंस पड़ा। उसे खुशी थी कि पापा सबसे बोलचाल कर रहे हैं। उसने काका को जवाब दिया, काका, वो बस बिना वजह के किसी के भी गले पड़ जाती है और पापा चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं। सोमा काका ने भी हंसते हुए ट्रे उठाई और रूम की तरफ बढ़ गए। माया सबसे आगे आगे भागी जा रही थी। वह जल्द ही गेट के पास पहुंचकर खड़ी होकर देखने लगी। अंकल और कनिका किसी मजाक पर बड़े जोर से हंस रहे थे। माया को ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। वह कनिका से जेलस फील कर रही थी। अंकल का इतना फ्रैंक होकर कनिका से बातें करना उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन दोनों की बातों को बीच में से काटते हुए माया चिल्लाकर बोली, अंकल, कैसे हैं आप? अंकल ने नजर घुमाकर उसे देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। क्षण भर पहले वह कनिका के साथ इतना खुलकर हंस रहे थे, लेकिन माया को देखते ही उन्होंने फिर से चुप्पी साध ली। कनिका को उनका ये व्यवहार समझ नहीं आया, पर वह इतना जरूर समझ गई थी कि अंकल को शायद माया से एलर्जी है। जल्दी ही माया उनके पास आ गई और बेड पर आकर बैठ गई। फिर अपनी झूठी तसल्ली दिखाते हुए बोली, ओह अंकल, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई जब मैंने आपको हंसते हुए देखा। मैं भगवान से रोज ये प्रार्थना करती थी और भगवान ने मेरी सुन ली। तब तक सोमा काका अनिरुद्ध के साथ कमरे में दाखिल हुए। माया को ऐसी बातें करते देख अनिरुद्ध बस हंसे जा रहा था। कनिका भी माया को घूरे जा रही थी। उसे साफ तौर पर पता चल रहा था कि ये नौटंकी कर रही है। नजदीक से उसका चेहरा देख कनिका माया को पहचान गई। ये वही माया है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। माया न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। उनकी बातों को अंकल बस चुपचाप सुन रहे थे। ना हाँ बोल रहे थे, ना हूँ बोल रहे थे, जैसे एक जड़वत सा पुतला बन गए हों। कनिका ने अंकल की ये हालत देखकर माया को बात करते हुए बीच में रोका। देखिए, अंकल को ऐसे परेशान मत कीजिए। वह अभी इतने भी अच्छे नहीं हुए जितना आप सोच रही हैं। अंकल ने आंखें मटकाते हुए कनिका को माया नाम की बला से बचाने के लिए धन्यवाद किया। अब अनिरुद्ध भी पीछे से चिल्लाया, माया, चलो हम बाहर चलते हैं। माया वहां से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वह कनिका को घूरते हुए वहां से उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। सोमा काका जो चाय लेकर खड़े थे, उन्होंने चाय पास के टेबल पर रखी। फिर मालिक को कप पकड़ाया। अंकल ने चाय की चुस्की लेकर फिर से पुराने रंग में आकर कहा, आ हा हा हा, सोमा, चाय का तो मजा ही कुछ और है। क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? कनिका ने चाय पीते हुए कहा। अंकल, वो लड़की कौन थी? अंकल जवाब दे पाते तब तक सोमा काका ने
मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे अनी बाबा की दुल्हनिया माया। अंकल ने ये बात सुनते ही बोला, अरे अरे सोमा, मुझे मारना चाहता है क्या? मैंने कभी उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया। वह ही गले पड़ जाती है। अगर वह मेरी बहू बन गई तो मैं पहले ही स्वर्गवासी हो जाऊंगा। तीनों इस बात पर हंस पड़े। माया कुछ देर लिविंग रूम में बैठकर अनिरुद्ध से बातें करती रही। फिर उसने अपने ड्राइवर को कॉल करके बुलाया और घर चली गई। अनिरुद्ध अब उठकर अपने रूम में जाने को बढ़ा, लेकिन उसके कदम वापस उसे अपने पापा के रूम की तरफ ले गए। वहां दरवाजे के नजदीक जाकर वह कन्फर्म करना चाहता था कि क्या सोमा काका ने उसे सच बताया है। सो वह दरवाजे की आड़ में छुपकर अंदर का नजारा देखने लगा, जिसे देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पापा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कनिका और सोमा काका के साथ वह उसके पुराने पापा बन गए थे। इतना देखकर अनिरुद्ध की आंखें नम हो गईं। अब वह वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ चला, क्योंकि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे शावर लेने की जरूरत थी। अब अंकल ने कहा, सोमा, आज तो आलू के पराठे हो जाएं। कनिका ने ये बात सुनी तो बोल उठी, नहीं अंकल, सुबह इतना ऑयली फूड हो गया है, अब शाम को ओनली सिंपल खाना। सोमा काका, आप दाल चावल सब्जी रोटी बना दीजिए बस। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम कहो बिटिया। तभी अंकल बोले, पर एक शर्त पर, कि सब्जी तुम बनाओगी बेटा। कनिका ने हंसकर कहा, ठीक है सोमा काका, सब्जी की जिम्मेदारी मेरी। इतना कहकर अब कनिका सोमा काका के साथ किचन की तरफ मुड़ गई। किचन में जाते ही काका ने उसके हाथों में एक लिफाफा पकड़ाया, जिसमें एग्रीमेंट था। कनिका ने जल्दी से वह लिफाफा खोलकर पढ़ा और बोली, काका, अनिरुद्ध सर कहाँ हैं? काका, अपने कमरे में होंगे बिटिया। कनिका, तो मैं वहां जा सकती हूँ क्या? काका, हाँ बिटिया, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब इसे तुम अपना घर समझो। कनिका मुस्कुराई और किचन से सीधे अनिरुद्ध के कमरे की तरफ बढ़ चली। जल्दी ही वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसने 2-4 बार नॉक किया, पर कोई उत्तर नहीं आया। उसने गेट को हल्के से धक्का दिया तो वह खुल गया। अंदर कदम रखते हुए उसने कमरे की सजावट पर गौर किया, जो बड़ा ही आलीशान लग रहा था। अंदर आकर उसने आवाज दी, अनिरुद्ध सर, कोई है? अनिरुद्ध सर। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह कमरे में चहलकदमी करते हुए ड्रेसिंग टेबल के मिरर के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने आप को शीशे में निहारने लगी। तभी कमरे में अटैच बाथरूम का गेट खुला और बिना कपड़ों में, सिर्फ टॉवल लपेटे, अनिरुद्ध बाथरूम से बाहर आया। कनिका, जो सामने लगे मिरर में खुद को देख रही थी, अब मिरर में उसे अनिरुद्ध भी साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध की नजर भी कनिका की नजर से टकराई। कनिका आंखें मीचते हुए पलटी और बोली, आई एम सॉरी अनिरुद्ध सर, मैं ये एग्रीमेंट दिखाने आई थी। अनिरुद्ध मुंह उठाकर हंस पड़ा और बोला, कनिका, इट्स ओके, तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? लेकिन कनिका ने अपना सर नहीं उठाया, बस आंखें बंद किए हुए वहां जड़वत सी खड़ी हो गई। अनिरुद्ध चाहता कि कनिका उसे आंखें खोलकर देखे, पर वह उसके इनोसेंस पर हंसे जा रहा था। अब वह बोला, मैं कोई एलियन नहीं हूँ कनिका, जो मुझसे इतना डर रही हो। अनिरुद्ध की बात सुनकर कनिका ने आंखें खोली और अपना सर उठाकर अनिरुद्ध को देखा। अब वह उसके डोले सोले देख पा रही थी। फिर न जाने क्यों शर्माकर वहां से भाग खड़ी हुई। अनिरुद्ध बस हंसता रह गया। कनिका भागते हुए रूम से निकलकर सीधे सोमा काका के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसके दिल पर जैसे उस क्षण ने छाप छोड़ दी थी। बार बार वही स्मृति याद आने की वजह से उसके गालों का रंग सुर्ख लाल हो चुका था। सोमा काका, जो खाना बनाने में व्यस्त थे, उन्होंने बिना कनिका को देखकर कहा, तो चलो बिटिया, अब आप सब्जी बना दो, बाकी खाना तो हमने बना दिया। इतना कहकर काका मुंह उठाकर कनिका की ओर देख मुस्कुराए, लेकिन उनकी बातों को कनिका ने अनसुना कर दिया। वह तो उसके भीतर चलने वाले द्वंद से जूझ रही थी। उसकी हालत देखकर काका को बड़ा ही अजीब लगा। उन्होंने इस बार थोड़ा ऊंचा स्वर में बोला, बिटिया, ओ बिटिया। आवाज सुनकर कनिका वापस उस ख्यालों से निकलकर वास्तविकता में आई और चौंक कर बोली, हाँ काका बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? काका को समझ आ गया कि कनिका ने उसकी बातें सुनी ही नहीं, सो फिर चिंतित स्वर में बोले, बिटिया क्या हुआ? तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या? कनिका ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं काका, कोई परेशानी नहीं है। आपने सारा खाना बना लिया क्या? तो हटिए, मैं सब्जी बना लेती हूँ। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही बात कर रहा था।
तो आ जाओ, मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर दी हैं। पूरा खाना बन जाने के बाद कनिका और सोमा काका ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया। फिर कनिका अंकल को रूम से लेकर आई और सामने चेयर पर बैठाया। अंकल बड़े ही खुश थे। उन्होंने कनिका से कहा, आज बड़े दिनों के बाद ऐसे खाना खा रहा हूँ। आओ कनिका, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। कनिका ने कहा, नहीं अंकल, मैं घर जाकर खा लूंगी। आप खाइए, आपको दवाई भी खिलानी है। अंकल ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। सोमा काका अपने मालिक के ऐसे बर्ताव से हंसकर बोले, खा लो बिटिया, मेरे मालिक बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, तुम जीत नहीं पाओगी। कनिका ने घड़ी की तरफ समय देखा, जो 8 बजा रही थी। कनिका के घर जाने का समय हो चुका था, लेकिन अंकल आज उससे जिद कर रहे थे। इस वजह से उसे उनके साथ खाने की टेबल पर बैठना पड़ा। कनिका बड़ा ही संकोच करते हुए अंकल की बात मानकर उनके साथ खाना खाने को तैयार हुई। सोमा काका ने दोनों को खाना परोसा और बोले, मैं अनी बाबा को बुलाकर लेकर आता हूँ। अनिरुद्ध का नाम सुनते ही कनिका का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद पर कंट्रोल किया और खाने पर कंसंट्रेट करने लगी। अनिरुद्ध सोमा काका के साथ डाइनिंग टेबल तक आ गया। चेयर खिसकाकर वह बिल्कुल कनिका के सामने आकर बैठ गया। अब वह एक दूसरे को देख पा रहे थे। कनिका जहां पहले संकोचवश खाना खा रही थी, वहीं अनिरुद्ध के सामने बैठने की वजह से और ज्यादा शर्माने लगी। लेकिन उसे अंकल के बिहेवियर में एक बदलाव सा साफ दिखाई दे रहा था। अंकल अब चुपचाप बिना कुछ बोले खाना खाए जा रहे थे। कनिका समझ गई कि वह शायद अनिरुद्ध की मौजूदगी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, तभी कनिका का मोबाइल बज उठा। उसने अपना खाना रोककर कॉल रिसीव किया। कॉल पापा का था, जो कह रहे थे, हेलो कनिका बेटा, कहाँ हो तुम। कनिका क्या बताती, उसने पापा से ये सारी बातें छिपाई थीं, सो उसने सबके सामने झूठ बोल दिया। पापा मैं ऑफिस में हूँ, बोलिए कोई काम था क्या। पापा, दीप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, हम लगभग 30 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, तुम भी आ जाओ। कनिका ने इतना सुनकर अपने माथे पर थपकी दी। वह कैसे भूल गई कि आज दीप घर आने वाला था। उसने पापा से जल्दी आने का कहकर फोन रखा, फिर सिर्फ एक चपाती खाई और बोली, मुझे घर जाना होगा। मेरा भाई दीप आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रहा है। अंकल प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं किसी और दिन आपके साथ पेट भरकर खाना खाऊंगी। उसकी बातें सुनकर अंकल मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, सोमा मुझे दवाई खिला देगा, तुम परेशान ना होना। पर तुम जाओगी कैसे। इतना सुनकर खाना खाते हुए अनिरुद्ध ने बोला, मैं चलता हूँ, रुको। कनिका, अरे नहीं नहीं अनिरुद्ध सर, मैं चली जाऊंगी, यहाँ पास ही ऑटो स्टैंड से कोई ऑटो मिल जाएगा। अनिरुद्ध, ऐसे कैसे चली जाओगी, अभी इतनी रात हो गई है और कैसा माहौल हो क्या पता। क्यों सोमा काका, सही कहा ना मैंने। सोमा काका ने कहा, हाँ हाँ बिटिया, सच कह रहे हैं अनी बाबा, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, अनी बाबा छोड़ देंगे तुम्हें। सब लोगों के इतना इंसिस्ट करने की वजह से कनिका मान गई, लेकिन उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अनिरुद्ध उसकी वजह से खाना आधा छोड़कर उसे घर छोड़ने जा रहा है। जल्दी ही अनिरुद्ध ने कार की चाबी उठाई और कनिका ने अपना पर्स और वो एग्रीमेंट का लिफाफा उठाया। दोनों साथ में कार में बैठकर निकल गए। उनके जाते ही सोमेश अंकल ने काका की तरफ देखते हुए कहा, सोमा, क्या यही वो अनिरुद्ध है, क्या हो गया है इसे, ये इतना कब बदल गया। सोमा काका अपने मालिक की बात सुनकर कहने लगे, सच कहूँ तो मालिक, मुझे भी नहीं पता कि अनी बाबा को ये क्या हो गया है, वह कब लोगों की ऐसे फिक्र करने लगे, पर मुझे लगता है मालिक, ये सब कनिका बिटिया की संगत के कारण हुआ है, उन्होंने यहाँ सब कुछ बदल दिया। सोमेश अंकल, सही कहते हो तुम, वह बहुत ही प्यारी और एक नेक दिल लड़की है, सभी का ख्याल रखने वाली, लोगों का दर्द बांटना जैसे उसकी मनपसंद आदत है। मुझे वह बहुत पसंद है, काश कोई ऐसी ही लड़की मेरे अनिरुद्ध को मिल जाती। काका ने मुस्कुराते हुए अंकल को खाना परोसा। गाड़ी अपनी सामान्य रफ्तार से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। आज कनिका बिल्कुल चुप थी। दोनों ही उस इंसिडेंट के बाद से संकोची हो गए थे। तभी अनिरुद्ध ने कनिका से पूछा, क्या वो एग्रीमेंट तुमने देख लिया। कनिका ने सीधे सीधे जवाब दिया, हाँ मैंने देख लिया अनिरुद्ध सर, पर मैं उस पर साइन नहीं करना चाहती। अनिरुद्ध को सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। उसने कारण पूछा, पर क्यों, क्या दिक्कत है। फिर कुछ सोचकर वह कनिका से बोला, ओह कम ऑन कनिका,
वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अगर तुम उन बातों की वजह से ऐसा कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। कनिका, नहीं वजह वो नहीं है। अनिरुद्ध, तो क्या वजह है? कनिका ने अब बोलना शुरू किया। आपको नहीं लगता आपको अपने पापा से माफी मांगना चाहिए? आप उनके ना चाहने पर भी उन्हें विदेश क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं मानती हूँ कि आपकी इच्छा है विदेश में सेटल होने की, पर यहाँ उनकी कुछ यादें हैं जिन्हें वह छोड़कर नहीं जाना चाहते। अनिरुद्ध कनिका की बातें चुप होकर बस सुनता रहा। कनिका बोलती गई, आपको पता है अंकल अब तक क्यों जिंदा हैं? क्योंकि वह उस घर में रहते हैं जहां आप पैदा हुए थे, जहां आपके माता पिता ने आपको बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह छोटी छोटी यादों की वजह से ही अभी तक जिंदा हैं, क्योंकि ये सब यादें उन्हें हौसला देती हैं जीवन जीने के लिए। आप उनसे ये सब क्यों छीनना चाहते हैं? अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। कनिका साफ देख पा रही थी। वह बोली, आई एम सॉरी, पर मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने पापा को समझिए, उनका सहारा बनिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। अनिरुद्ध ने कपकपाती आवाज में कहा, जब माँ को कैंसर हुआ था और उनको यहाँ पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया था, मैं बहुत रोया। फिर पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, जहाँ जाकर मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि काश मैं माँ को विदेश ले जा पाता, उनका वहाँ इलाज करवा पाता, तो शायद आज माँ जिंदा होती। पहले मैं इस बात से ही दुखी होकर पापा को विदेश शिफ्ट होने को कहता था, लेकिन उस हादसे के बाद मेरा नजरिया बदल गया, मुझे वजह मिल गई। कनिका उसकी बात गौर से सुन रही थी। वह बोली, तो क्या है वो वजह? अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसको लगा जैसे आज वह कनिका को सब सच बता ही दे, पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी ही वह दोनों घर पहुंच गए थे। कनिका शुक्र मना रही थी कि अभी तक मम्मी पापा दीप को लेकर घर नहीं पहुंचे थे। कनिका ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आई। तब तक अनिरुद्ध भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उसके नजदीक चला आया। कनिका ने कहा, देखिए अनिरुद्ध सर, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर उसके लिए हम अपने आज को बर्बाद कर दें, ये सही नहीं है। मैं तभी इस एग्रीमेंट पर साइन करूंगी जब तक आप अंकल से माफी नहीं मांग लेते। अनिरुद्ध ने कहा, आज तक मेरे सामने किसी ने ऐसी शर्त नहीं रखी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे सही दिशा दिखाई और मेरे पापा को इतना अच्छा ख्याल रखा। मैं पापा से जरूर बात करूंगा, पर मैं तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कनिका पल भर कुछ सोचकर बोली, आप मेरी फ्रेंड तनु को वापस जॉब पर रख सकते हैं क्या? अनिरुद्ध, जो उसके पास खड़ा था, वह कनिका की इस मासूमियत पर हंस पड़ा। उसने कनिका का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कनिका बहुत हैरान सी हो गई। उसे गले लगाकर अनिरुद्ध बोलता चला गया, वो तो मैं कर ही दूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। कनिका ने कुछ नहीं कहा। वह शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिरुद्ध ऐसे कैसे उसे गले लगा सकता है, उसे स्पर्श कर सकता है। अपने आसपास के वातावरण को समझकर कनिका ने जोर लगाकर अनिरुद्ध को खुद से दूर किया और तुनक कर कहा, अनिरुद्ध सर, ये सब ठीक नहीं है। माना आपके ख्याल विदेशी सभ्यताओं से मिलते जुलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऐसे स्पर्श कर सकें। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अनिरुद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कनिका को सॉरी बोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सामने खड़े कनिका के पापा देवराज ने उन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया। वह बस इतना ही बोल पाए, कनिका, क्या हो रहा है ये सब? आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।